हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने छठी कक्षा के भूगोल का पहला पाठ सौरमंडल में पृथ्वी का एक हिस्सा करवाया था, जिसमें मैंने तारों के बारे में बताया था। तारों में और ग्रहों में क्या अंतर है। पूर्णिमा अमावस्या के बारे में बात हुई थी। उसमें जो है हमने आपको तारा समूह के बारे में बताया था, किस प्रकार से हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं, और सौर परिवार के बारे में बताया था। आज उससे आगे का भाग जो है वो आपको समझाया जाएगा। तो मैं बलवान सिंह आपको आज इस पाठ का दूसरा भाग जो है वो समझा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें और समझें। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। कल भी बताया था। तो पृथ्वी का एक चंद्रमा है। पृथ्वी का जो है एक चंद्रमा है, सैटेलाइट, उपग्रह भी कहते हैं इसको। तो पृथ्वी की तरह ही बहुत सारे दूसरे भी ग्रह हैं जिनकी संख्या जो है 7 है, और ये भी जो है सूर्य से प्रकाश लेते हैं और ऊष्मा लेते हैं। सौरमंडल यानी सूर्य और बाकी के जो उसके ग्रह और जो उपग्रह हैं, जो उसके अन्य जो चारों ओर चक्कर लगाते खगोलीय पिंड, जिनमें क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, उल्का पिंड आते हैं, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं सौरमंडल। अर्थात सूर्य के चारों ओर जो भी जो है परिक्रमा करते हैं, चाहे वो ग्रह हैं, उपग्रह हैं या अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, ये सारे जो है सूर्य का परिवार है। और इन सूर्य को और इन सभी को मिला के हम कहते हैं सौरमंडल। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इनका मुखिया है सूर्य, क्योंकि सभी के सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अभी मैंने ऊपर बताया सौरमंडल क्या है, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बाकी के खगोलीय पिंड। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल, इसका जो है खिंचाव बल या गुरुत्व बल कह सकते हैं, ये जो है इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं वो उनको जो है बांधे रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो खिंचाव है वो उनको जो है अपनी जो है स्थिति में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी होने के कारण हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सबसे जो सूर्य के नज़दीक है वो है बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है, उसके बाद है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि है, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार यदि हम इनको याद करना चाहें तो एक इंग्लिश का सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
तो इनका जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार हम इनको जो है इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे माई में एम है, एम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस प्रकार से हम जो है इनको सूर्य की दूरी के अनुसार याद कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप जो है याद कर लें और इस सेंटेंस के जो पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, उनसे आप जो है अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह का जो है अपना पथ है, वो अपने ही पथ में रहते हैं, तो उस पथ से हटते नहीं हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार, बड़े वृत्त हैं, वृत्ताकार आकार में सूर्य के चारों ओर है और सबका अपना अपना निश्चित पथ है। इनको हम कहते हैं कक्षा, अर्थात सभी ग्रह जो है अपनी अपनी कक्षा में ही रहते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है तो इसको चक्कर लगाने में भी जो है कम समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, जिनमें एक प्लूटो नाम से ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसका नाम था 2003 UB 313 सिरस नाम से, तथा प्लूटो, ये बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी इनको हम पूरा कंप्लीट जो है ग्रह नहीं कह के बल्कि बोने ग्रह का नाम दिया जाता है, प्लूटो और सिरस। ये 2006 तक जो है माना जाता था प्लूटो को ग्रह, लेकिन उसके बाद इसको जो है बोने ग्रह के रूप में माना जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले नंबर पे कौन सा है? बुध। दूसरे पे कौन सा है? शुक्र। और तीसरे पे आ जाता है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी से 4 ग्रह और हैं जो बड़े हैं, और 5वें नंबर पे कौन सा आता है? पृथ्वी का आकार के हिसाब से, दूरी के हिसाब से तीसरा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन है। बाकी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन कैसे पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी भी है और वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए जो है आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी जो है हमें नीले रंग की दिखाई देगी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। पृथ्वी की जो सतह है उसके 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में।
चांद आपने बहुत बार देखा है आसमान में, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी पृथ्वी का जो व्यास है वो इससे 4 गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हमें चांद बहुत बड़ा दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य जो खगोलीय पिंड है उनकी अपेक्षा नज़दीक है, यानी पृथ्वी से जो है नज़दीक है ये काफ़ी, इसलिए हमें जो है ये बड़ा दिखाई देता है। बाकी के जो दूसरे ग्रह हैं या उपग्रह हैं वे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते या बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ये हमसे लगभग, यानी हमारी पृथ्वी से चांद 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आप ये तुलना कर सकते हो कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है और सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है। यहाँ पर चित्र में कुछ जो है दिए हुए हैं, रॉकेट का प्रेक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, अर्थात रॉकेट के द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एक उपग्रह तो है चंद्रमा जो प्राकृतिक उपग्रह है, मानव निर्मित उपग्रह भी ऊपर भेजे जाते हैं। उनको भेजने के लिए जो है रॉकेट का सहारा लेना पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, और पूरा चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। और एक खास बात है कि ये अपनी दूरी पर भी 27 दिन में ही पूरा चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा, लगभग इतने ही समय में एक चक्कर पूरा करता है, और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में चक्कर पूरा करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या कारण है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई कैसे पड़ता है पृथ्वी से? उसका कारण है कि ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में चक्कर लगाता पूरा, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर करता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी चांद के ऊपर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? जीवन के लिए पानी चाहिए, जीवन के लिए वायु चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर पानी नहीं है और वहाँ पर वायु भी नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो चांद के अंदर हम छाया देखते हैं वो किस चीज़ की है? वो पर्वतों की, मैदान और गड्ढे, जो इसके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उनकी छाया दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों का हमने जिक्र कर लिया पहले, ग्रहों की बात आ ली, उपग्रहों के बारे में हमने बता दिया। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है उनकी जो कक्षा है उनके बीच में, दोनों के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह क्या है? जो ग्रह हैं उनके ही भाग हैं जो विस्फोट होने के बाद टूट गए थे और टूटकर उन ग्रहों के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। चित्र नंबर 1.2 के अंदर जो है आपने इन ग्रहों को देखा था, क्षुद्र ग्रहों को। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चित्र नंबर ये जो है 1.2 चित्र है, और इसमें देखिए ये मंगल ग्रह है और ये
जो है आपका बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं। जो है ये क्या है, देखिए ये वाले, ये पट्टी जो बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ पर हैं स्थित, तो वो मंगल और जो है बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये ग्रहों के ही भाग हैं टूटे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद बात करते हैं हम। ये देखिए साथ में एक चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार का ये टुकड़ा जो दिया हुआ है पत्थर चट्टान का, ये क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह ही नहीं या क्षुद्र ग्रह ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे और भी पत्थर के टुकड़े होते हैं। वे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं उनको कहते हैं उल्का पिंड, और इनसे जो बड़े टुकड़े होते हैं वो क्षुद्र ग्रह में आ जाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर गिरेंगे, और गिर भी जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आप कभी रात को देखना, और जब बिल्कुल क्लियर रात्रि हो बिना चांद की, उस दिन और अच्छी तरह से दिखाई देती है अंधेरी रात में। और जो है एक रास्ता सा बना होता है आकाश में, सफ़ेद पट्टी, दूधिया सी पट्टी, दुग्ध मेखला भी जो है हम कहते हैं, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है। इस जो है पट्टी में लाखों तारे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गैसीज होती है, और तारे होते हैं, बादल होते हैं जो है, और जिसके कारण इसका रंग हमें सफ़ेद दिखाई देता है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। इसको मिल्की वे भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। हम जिस सौरमंडल में हैं, हमारा सूर्य का जो परिवार है, जिसके अंदर सारे ग्रह उपग्रह जो है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और दूसरे जो भी आसमान में जो हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली चीज़ों का जिक्र किया है, ये सारे इसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों जो है आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं, यानी ब्रह्मांड में इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड का निर्माण किससे बना है? इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाओं से। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। आप समझ सकते हो कि ब्रह्मांड की कल्पना कितना मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हो। देखिए, आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है, इसलिए हम भी ब्रह्मांड का एक भाग हैं। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो ये पाठ ख़त्म हो गया है। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से और समझेंगे, और इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर जो है वो दूंगा। धन्यवाद।